Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 1st of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करने हैं. नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल इज Q3 GDP ग्रोथ स्लोस टू 4.4% पास डेटा अपग्रेडेड. अगर हम पास डेटा को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी Q3 की GDP ग्रोथ है वो ये बताया जा रहा है कि उसमें स्लो डाउन देखने को मिला. कितना? 4.4%. ओके, कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी जो GDP ग्रोथ थी क्वार्टर बेसिस पे वो माइनस पे जा रही थी. जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो कितनी चली गई थी? इवन माइनस पे चली गई थी. यहाँ पे देखिए COVID hit year 2020 and 21, pegging the overall hit to the economy that year -5.7 as per second revised estimated. यहाँ पर ये जो हमारा पूरा डेटा आया है NSO के द्वारा उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोविड का टाइम देखें 20 एंड 21 में तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी माइनस पर चली गई थी. अभी हमने कैसा किया है उससे यहाँ पर उभर कर आए हैं और धीरे धीरे हमारी जो GDP है वो लाइन पर आ रही है. ठीक है, बट इसमें अगर हम देखें Q3 की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन है, मतलब कि वो उसमें कमी हमें दिखाई देती आ रही है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इंडिया GDP ग्रोथ 4.4% इन द अक्टूबर दिसंबर 2022 क्वार्टर फ्रॉम 6.3% इन द सेकेंड क्वार्टर. अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करते हैं 2022 एंड 23 के सेकेंड क्वार्टर की तो उसमें हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? 6.3%. नाउ क्वार्टर थर्ड में ये जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो गई है? 4.4%. तो इसमें हमें थोड़ी देखिए 6.3 से हम 4.4% में यहाँ पर आ गए. जो GDP ग्रोथ है उसको थोड़ी क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे किया जाता है. 4 मंथ्स के यहाँ पे 3 क्वार्टर्स होते हैं. ओके, 4 मंथ्स के यहाँ पे 3 क्वार्टर्स होते हैं और उस बेसिस पे हम हमारी ग्रोथ रेट देखते हैं, GDP की ग्रोथ देखते हैं कि हम यहाँ पे कितनी ग्रोथ हमारी इकॉनमी में हो रही है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करें तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी गवर्नर CMs मस्ट हैव अ मैच्योर डायलॉग सी सुप्रीम कोर्ट. नाउ ये जो गवर्नर और CM का जो गवर्नर है एंड जो गवर्नर ऑफिस है एंड CM, ये जो न्यूज़ है ये अभी कंटिन्यूसली बनी रहेगी. ओके, हम यहाँ पे बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जो गवर्नर एंड CM है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल रहा है. जैसे कि हमने महाराष्ट्र का केस देखे. ओके, केरला में अभी जो हाल ही में केस चल रहा है. तमिलनाडु में हम कुछ महीनों पहले हमने देखा था किस तरीके से गवर्नर वहाँ से हाउस से वहाँ पर चल दिए थे. दिल्ली में आप सभी देख ही रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे जो LG हैं और CM के बीच में यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं. हरियाणा हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल, पंजाब. तो यहाँ पर ये क्या हमने देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नर ये जो बॉडी है और CM है ना, जो हमारी असेंबली है, CM है, इलेक्टेड ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके बीच में हमें कंटिन्यूसली क्या एक टसल सा दिखाई देता नजर आ रहा. अब देखिए गवर्नर जो है ये गवर्नर सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं. ओके, अब ये जो न्यूज़ है सिर्फ अभी कंटिन्यूसली बनी है तो आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो बनने की पूरे चांसेस हैं. अभी कंटिन्यूसली बनी, इसमें प्रीलिम से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो गवर्नर का है उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको. ठीक है, अभी गवर्नर और सेंटर के बीच में क्या है, गवर्नर क्या है सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं. ठीक है, और वो कहाँ अपॉइंट होते हैं? स्टेट में अपॉइंट होते हैं. और जब ये स्टेट में अपॉइंट होते हैं तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो क्या कहती है कि ये जो गवर्नर होते हैं कभी कभी हमारे जो काम होते हैं वो हमारे कामों में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण से हम यहाँ पर काम नहीं कर पाते. दखलंदाजी इन द सेंस किस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई है ना, कोई बिल लेकर आई, कोई पॉलिसी लेकर आई. अब जब तक उसमें गवर्नर के फाइनल साइन नहीं होते हैं, गवर्नर जब तक अपने एसेंट नहीं देते तब तक वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता, और जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा तब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा. ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो गवर्नर है, ये जो गवर्नर का ऑफिस है, ये जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हमारे काम में मतलब कि दखलंदाजी करी, जिसके कारण हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे. और अब गवर्नर का यहाँ पे क्या रोल आ जाता है, गवर्नर दूसरे साइड में ये कहते हैं कि हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. ओके, और हमारा जो मेन काम है वो क्या है कि देखना कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पे वॉलेट ना किया जा रहा हो. ठीक है, तो वो इस बेसिस पर यहाँ पर होता है. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही कि क्या करना चाहिए. तो ये क्या जो गवर्नर का ये जो ऑफिस है इसको यहाँ पे डिबॉलिश कर देना चाहिए,
है ना, इसको क्या हटा देना चाहिए। तो देखिए किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से हटाना कोई भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे जजेस के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे पूरा एक क्राइटेरिया सेट है, ठीक है ना। अगर हम कैग की बात करें तो कैग के मेंबर के लिए यहाँ पर पूरा एक अपॉइंटमेंट, एक क्राइटेरिया, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो सजेस्ट है। बट गवर्नर के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट जो क्वालिफिकेशंस है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इसमें यही है कि वो कितने होने चाहिए, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, और उनकी जो एज होनी चाहिए 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 क्वालिफिकेशंस है। बट हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं। गवर्नर का यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता, इन्हें क्या किया जाता है, किसी भी पार्टी से और किसी भी जगह से क्या किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। अब यहीं पे रिफॉर्म की बात की जाए, अब देखिए ये जो इशू है ये और इस तरीके से बना हुआ है। हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ डिस्कस करी थी कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर गवर्नर जो है ना, जिनको गवर्नर अपॉइंट किया गया है, वो कौन है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ये गवर्नर का ये जो इशू है, गवर्नर का ये जो टॉपिक है, कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में है, तो आपके यहाँ पे चांसेस है। तो हम यहाँ पे गवर्नर का ये जो ऑफिस है इसको कम्प्लीटली यहाँ पे हटा नहीं सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम ये न्यूज़ में था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द थम्स डाउन फॉर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। ना पहले हम इस स्कीम के बारे में देखते हैं, इसमें से हमारे क्या क्या फैक्ट्स निकल कर आते हैं। ये स्कीम है, ये 2017 में आई थी, गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर आई थी। इसका नाम क्या है, अडॉप्ट अ हेरिटेज, ठीक है। अब जैसे कि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, किसी भी जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा बहुत एंशियंट टेम्पल हो गया, ओके, यहाँ पे आपका रेड फोर्ट हो गया, जो भी हमारी एंशियंट हेरिटेज साइट्स हैं उसको आप क्या कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। और ये अडॉप्ट कौन करेगा, यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, है ना, यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो क्या करेंगी, इनको अडॉप्ट करेंगी। ओके, तो इसी को, ये जो पूरी स्कीम है इसमें हमने क्या कहा कि प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर to adopt and maintain state-owned archaeological sites or monuments. Businesses that enter such agreement are going to be known as monument mitras. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके साथ जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो क्या करेंगी, एक एग्रीमेंट में आएंगी जिसमें वो क्या करेंगी, कोई भी जो एक हेरिटेज साइट है स्टेट की या हमारे इंडिया में जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उसमें किसी एक भी हेरिटेज साइट को वो क्या कर लेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। उसका जितना भी उसका प्रिजर्वेशन का पूरा खर्चा है, सारी चीज़ें, अब उसको कौन देखेगा, जिसने भी जो हेरिटेज साइट है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो पूरा उसका यहाँ पर खर्चा वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कंपनी देखेगी। ओके, और जो भी बिजनेसेस इस एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो वो उनको किस नाम से जाना जाएगा, मॉन्यूमेंट मित्रास। तो देखिए ये आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट बनता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मॉन्यूमेंट मित्रास, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉलिसी ही कब आई थी, हमारी जो स्कीम है ये 2017 में आई थी। ओके, मेन पर्पस इसका यही था कि हम क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके जो हमारी, क्योंकि बहुत सारी जो साइट्स हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट हर जगह जाकर मतलब उनको प्रिजर्व करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतना ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं हो पाता हमारे पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्स भी नहीं हो पाता कि वो क्या कर सके, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करें। ओके, और कंटिन्यूसली उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती। अब देखिए अगर इस तरीके ये स्कीम लाई, इसके हम बेनिफिट्स पहले देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होगा, इसका प्रिजर्वेशन होगा, दूसरा मेंटेनेंस, टूरिस्ट जो सिस्टम होगा वो इंक्रीज होगा। अगर कोई प्राइवेट फर्म यहाँ पर किसी भी एक हेरिटेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड फोर्ट को किसी भी प्राइवेट कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया, ओके, अब इसका प्रिजर्वेशन का, मेंटेनेंस का, ठीक है, ये सारा जो खर्चा है वो कौन देख रही है, वो हमारी कंपनी देख रही है सारी चीज़ें। उसके बाद अब देखिए वो अच्छे, अगर कोई भी हेरिटेज साइट अपनी अच्छी हालत में, एक अच्छी कंडीशन में रहती है तो लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब जो प्राइवेट फर्म है वो भी क्या इंश्योर करेगी कि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हो। टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए उसके आसपास का जो एरिया है उसको भी क्या करते हैं, वो लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। अब टूरिज्म इंक्रीज करना तो जो नियर बाय एरियाज है वहाँ पर भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। टिकट काउंटर, रैम्प, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या किया गया, प्राइवेट कंपनीज को ये कहा कि आप क्या करिए, एक एक साइट को यहाँ पे अडॉप्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ठीक है, ये जो मतलब स्कीम है
है ना, अडॉप्ट अ हेरिटेज, इसके कुछ यहाँ पे नेगेटिव वो बताए गए हैं, है ना, नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे स्कीम अच्छी लग रही है देखने में। अब इससे क्या होगा, देखिए जब कोई भी प्राइवेट फर्म किसी भी हेरिटेज साइट को यहाँ पे अडॉप्ट करेगी तो इससे क्या होगा, वो प्रिजर्व साइट भी प्रिजर्व होगी। दूसरा, यहाँ पे जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं इनके पास बहुत पैसा आता है, बहुत महंगी, तो वो क्या कर सकते हैं, उस पैसा का उन पैसों का वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने बेनिफिट्स देख लिए। अब इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है कि इसमें इशू क्या क्या आ रहा है। सबसे पहला इशू जो आ रहा है, प्राइमरी इशू ये आ रहा है कि जो लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल वो ज़्यादा अवेयर होते हैं किससे, किसी भी अपने एरिया से। जैसे कि हम लोकल पीपल हैं, हमें अपने एरिया के बारे में ज़्यादा पता है, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मंदिर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी हिस्टोरिकल है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता है कि उसका प्रिजर्वेशन कैसे होना, उसकी मेंटेनेंस कैसी होनी है, सारी चीज़ें। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं उनकी एक लोकल एक तरीके से आप कह सकते हैं जॉब भी होती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो लोकल पीपल की जो जॉब है उस पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ आता है, उनकी चीजों पर आती है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि एनी डेंजर इंप्लीमेंटिंग द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम दैट इट विल अंडरमाइन लोकल कम्युनिटीज एंड देयर रिलेशनशिप विद हिस्टोरिकल साइट्स। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी का एक रिलेशन होता है हिस्टोरिकल साइट्स के साथ, वो क्या करेगा, उसको अंडरमाइन करेगा। पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये बात की जा रही है, दूसरी इसमें ये कहा है कि जो क्या होता है, कहीं भी अगर हम कोई भी हेरिटेज साइट होती है, ठीक है, अगर उसमें हम कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन का काम होता है, तो उसमें ASI जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इन्वॉल्व होता है। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब जितनी भी चीज़ें उसको किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ASI की वो इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इस जो स्कीम में जो ASI है उनको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है तो इससे क्या हो रहा है, जो स्कीम है इसमें कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है ना, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है कि आप कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक कोनार्क टेम्पल है, सन टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया कि ये आपके पास है, आप इसको पूरा प्रिजर्व करिए, सारी चीजें करिए। अब क्या होता है कि जैसे लोकल पीपल होते हैं, ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज होती है जो भी आर्कोलॉजिकल साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं, उनके बारे में कि उनको कैसे प्रिजर्व करना है, किस तरीके से चीजें होती हैं। अब से प्राइवेट फर्म है, उन्होंने क्या किया, मतलब कि एक्साइटमेंट में आके मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स लगा दी। अब लाइट्स लगा दी, उससे क्या होगा, जो उसकी जो साइट है उसकी जो एक नेचुरल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिमोलिश हो जाएगी, है ना, वो थोड़ी यहाँ पर डिवैल्यूड होगी। तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इनके मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो देखिए इसमें ये कहा है कि मैनी मॉन्यूमेंट सेलेक्ट द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम आर ऑन ASI लिस्ट आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड द जस्ट नेम सेंट्रल एजेंसी। ठीक है, तो other chosen for the scheme are protected by the archaeological directorates of the state and they are located in. However, there are some monuments selected for the scheme that are not protected by ASI and are in states without archaeological directorates. One fear that business that sign agreement with the Union Ministry of Culture to adopt these monuments will be able to alter their historical character without much opposition. अब इसमें यही कहा जा रहा है कि जो बहुत सारी जो साइट्स हैं वो किसके अंदर है, ASI के अंदर है, इनके जो आर्कोलॉजिकल डायरेक्टरेट्स के अंदर है। बट स्टेट्स में ऐसी बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जो ASI जो हमारा आर्कोलॉजिकल डायरेक्टरेट्स है उसके अंडर में नहीं आता है। और ऐसा हम देख सकते हैं, मतलब कि कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर वो जो साइट्स हैं उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि ये जो साइट है इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे अंडर ले रहे हैं, प्राइवेट कंपनी ने इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब ये जो साइट है वो किसके अंडर नहीं आ रही, ASI के अंडर नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो उसका मॉन्यूमेंट का जो भी साइट है, हेरिटेज साइट है, उसका जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है उसको यहाँ पे अल्टर किया जाए, उसको यहाँ पे चेंज किया जाए। ओके, तो ये दूसरा इशू हो गया। तीसरे इशू की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, इसको लिंक किया गया है किससे, CSR से। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR से जो भी पैसा आ रहा है, मतलब किसमें ये कहा जा रहा है कि जो CSR से पैसा आ रहा है वो सारा किस में जाएगा, उसको लिंक किया जाएगा, सारी जो बिल्डिंग वगैरह जो मेंटेनेंस है, प्रिजर्वेशन में जितने भी चीज़ें होंगी तो उसमें CSR का पैसा इसको इसमें लगाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR आप एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई भी
कॉर्पोरेट है, कोई भी मतलब कि प्राइवेट कंपनीज हैं, वो यहाँ पर उनकी क्या होगी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि आपको सोसाइटी में क्या करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा में पैसा है और आपको यहाँ पे क्या करना है, सोसाइटी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। सोसाइटी आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो क्योंकि आप क्या है, सोसाइटी का ही पैसा लेके वहां पर अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्ड किया है, तो आपको यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो यहाँ पे इसको CSR से लिंक किया गया। तो ये कुछ हमने यहाँ पर देख लिया, क्या इसमें यही सारी चीजें बताई जा रही कि देखिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कैन सपोर्ट द मीनिंगफुल कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग बाय द लुकिंग विद इन देयर CSR पॉइंट्स कैन बी यूज टू परचेस न्यू इक्विपमेंट्स दैट रिलीज फ्यूअर नॉक्सियस गैसेस दैट डार्कन अनकोरोड मार्बल बिल्डिंग डिस्चार्ज फ्यूअर इफ्लुएंट्स इनटू रिवर्स थस मेकिंग दीज वाटर बॉडीज लेस लाइकली टू सर्व ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ माइक्रोबीज दैट गैदर ऑन द वॉल एंड इंशर। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे CSR को जो CSR से हमें फंड मिलता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे कि जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदेंगे जिसके कारण जो नॉक्शियस गैसेस होती हैं, जिसके कारण जो वॉल होती हैं, मार्बल्स वगैरह होते हैं, वो डार्क कलर हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, उनको यहाँ पे सेव करेंगे ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद के। ओके, तो इसमें यही सारी आर्टिकल में ही पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें यही बताया, अब देखिए बेनिफिट्स इसमें क्या हो सकते हैं। इसके सिर्फ बेनिफिट तो हमें ज़्यादा नज़र आते नहीं दिखाई दे रहे। एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जो हमारी बेसिक नीड है डेवलपमेंट की, बेसिक नीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। टूरिज्म यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टूरिज्म इंक्रीज होगा तो डेवलपमेंट ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तीसरा हम बात कर सकते हैं जो हाइजीन है ना, बहुत सारी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं, वहाँ पे हाइजीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो ओवरऑल एरिया है उसमें हम यहाँ पर नजर डाल सकते हैं। ओके, अब इसमें यही कहा जा रहा है कि करंटली इंडिया प्रोग्रेस टू डाइवर्स फील्ड इन द बीइंग प्रोजेक्टेड एट G20 इवेंट्स अक्रॉस द नेशन बाय एम्ब्रेसिंग forward thinking principles of historical preservation. Business, government agencies and civil society group can showcase India's genius प्रोग्रेस इन दिस एरिना। तो देखिए, अब आप सभी को पता है इंडिया के पास क्या है, G20 का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इंडिया अपने जितने भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है, जैसे कि हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी, सिविल सोसाइटी, तो उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, इंडिया एम्ब्रेस कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा इशू क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम आप यहाँ पे मैप में देखिए, वानातुआंतु एक आइलैंड है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर है। अब ये इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, दीज स्मॉल आइलैंड्स, इनका सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन स्मॉल आइलैंड्स पर पड़ रहा है। तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ 16 countries has launched a gallant efforts to fight the problem of climate change. ठीक है, an existent threat to human civilization at the United Nations led by Vanuatu, an island country in the South Pacific Ocean. South Pacific Ocean में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, और वानावातु आइलैंड है। अब इन्होंने, जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें हमने ये कहा था कि जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं, हमने डूम्सडे ग्लेशियर की बात करी थी, थॉर्स एंड डूमडे ग्लेशियर दोनों एक ही हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मेल्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आइलैंड है, ये सी एरिया में, ठीक है, ओशन में है बीच में। अब ये जब ग्लेशियर्स यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं तो इसका पूरा पानी कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। सी में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डूब रहे हैं, है ना, वो क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहे हैं सी में। तो यही कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका सबसे बड़ा जो एडवर्स इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, ये जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उनके ऊपर। इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे COP27, अभी जब COP27 यहाँ पर हुआ था तो इसमें इन्होंने किसकी बात करी थी, लॉस एंड डैमेज फंड की, लॉस एंड डैमेज फंड, कि यहाँ पर जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कर लिया, डेवलपमेंट तो कर लिया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ले आए, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर ली, ठीक है, सारा डेवलपमेंट कर दिया, और सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने ही क्या किया है, कार्बन का एमिशन किया है। ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन यहाँ पर रीज़न है ना, वो कौन है, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अब वो क्या करेंगी, इसके कारण यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं वो किसको फेस करने पड़ रहे हैं, इन स्मॉल आइलैंड्स को फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर जो भी स्मॉल आइलैंड्स को यहाँ पे लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए इसमें यही कहा गया है कि एट
COP27, while it was agreed to establish a loss and damage fund to financially assist vulnerable developing countries, there is a little clarity on which countries will provide the funding. अब यहाँ पे ये इसकी एग्री तो हुए थे कि हाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे फाइनेंशियली उनको असिस्ट करेंगे, बट कौन कितना करेगा यहाँ पर अभी भी कुछ भी, कौन कितनी फंडिंग प्रोवाइड करेगा, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, और उनको भी यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसका यहाँ पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। ओके, इसी के चलते 16 कंट्रीज के एक ग्रुप में यहाँ पे क्या किया, कहाँ गए, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जस्टिस चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जस्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पूरा यहाँ पे एमिशन किया। क्लाइमेट चेंज का जो एक तरीके से जिम्मेदार है वो कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज की। अब देखिए, अब डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे क्या कह रही हैं कि अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा एमिशन कर रही हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने यहाँ पे, इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे एमिशन कर रही हैं, बट आप डेवलप कंट्रीज आप पहले से ही यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर चुके हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास यहाँ पर सारी एक तरीके से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, आप डेवलप कर चुके हैं, आपके पास बहुत सारा यहाँ पर पैसा भी है, तो आप क्या कीजिए, हमें असिस्ट कीजिए। आप यहाँ पर एक कॉमन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, हम सभी मिलकर यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, क्लाइमेट चेंज पर यहाँ पर हम बात करेंगे, हम भी इसके साथ हैं और हम भी इसमें क्या करेंगे, अपना पूरा योगदान करेंगे। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है कॉमन होना चाहिए, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यहाँ पर डिफरेंसेस होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डेवलपमेंट कर चुका है, हम अभी यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से हमें यहाँ पे कर सकते हैं, आप हमें असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए, आप हमें यहाँ पर फाइनेंशियली क्या कीजिए, असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए। आपके पास टेक्नोलॉजी है, अब देखिए हम यहाँ पर कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है। हम बात कर रहे हैं किसके, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, बट ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी कब आएगी, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। और टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर आप हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर रही है कि किस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है, विंड पावर प्लांट होने चाहिए, जिसके कारण हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे जनरेट कर सकें और कोल का जो यूज है उसको कम कर सकें। तो आप यहाँ पे ना हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बात की जा रही है कि हमारी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कॉमन है, बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये सारी जो 16 कंट्रीज हैं, इसी के चलते वो कहाँ गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई। उन्होंने डिमांड करी, देखिए उन्होंने ये कहा कि उनसे एडवाइस मांगी। उन्होंने जो ICJ होता है उसके यहाँ पे 2 ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा कंटेंशियस और दूसरा होता है एडवाइजरी। कंटेंशियस मतलब इश्यूज, जैसे कि कोई भी 2 नेशंस हैं उनके बीच में यहाँ पर कोई भी मतलब कि कोई लीगल प्रॉब्लम आती है, लीगल कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, जैसे कि इंडिया एंड चाइना, इंडिया पाकिस्तान बहुत बार जा चुके हैं। ठीक है, एडवाइजरी में यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि नेशंस के बीच में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनको एडवाइस भी करते हैं, बट ये एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती। अब नाउ यू थिंक कि जैसे कि हमारा, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या है, कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रीटीज हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एक्ट्स हैं, ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं, क्या इनको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, नहीं। तो आप डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग तक नहीं है, उसको यहाँ पे जो ये डेवलप कंट्रीज है वो फॉलो करेंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है, बट इसमें यही क्लैरिफाई किया गया कि देखिए, to seek an advisory opinion for ICJ to clarify the legal obligation of all the countries to prevent and readdress the adverse effect of climate change। तो वो वहां पर गए, उन्होंने ये कहा एडवाइजरी क्लैरिफिकेशन, एक तरह के लीगल ऑब्लिगेशंस चाहते हैं जितने कंट्रीज को, कि वो जो क्लाइमेट चेंज के कारण इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, तो क्या होना चाहिए। ठीक है ना, इसका पूरा हमको बैकअप डेटा प्रोवाइड करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नागालैंड वुमेन सोशली एम्पावर्ड एब्सेंट इन पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ पे नागालैंड की बात की जा रही है। हम नागालैंड का जो डेटा उसको आप ध्यान से देखिएगा, 2019 एंड 21 के बीच में अगर हम देखें तो नागालैंड में 85% जो वुमेन है उन्होंने स्कूल को अटेंड किया एट द एज ऑफ 5।
मतलब 5 साल के जितने भी बच्चे हो चुके हैं, गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वुमेन को आपको देखना है। वुमेन जितनी भी गर्ल चाइल्ड है वो 5 साल की हो गई, तो उन्होंने क्या है उसमें अगर हम पूरा परसेंट देखें तो कितनी गर्ल्स चाइल्ड ने यहाँ पे स्कूल अटेंड किया, 85%। इंडिया का अगर हम ओवरऑल देखें तो वो सिर्फ 72% है, इंडिया का कम ही है। अगर हम बात करें कि नागालैंड में सर्वे हुआ, उन्होंने ये पूछा कि कितने बच्चों की यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुई, चाइल्ड मैरिज मतलब बिफोर 18 उनकी कितने बच्चों की यहाँ पे शादी हुई, तो इसका जो परसेंट है वो कितना है, सिर्फ 6% है। ओवरऑल अगर हम इंडिया का देखें तो वो 23% है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं कि while India's average was double that, over 99% of married women in Nagaland participate in key household decision। अगर हम हाउस होल्ड डिसीजन की बात करते हैं, घर में किसकी चलती है ना, घर में इन द सेंस जो मेन डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, तो 99% ऑफ वेमेन जो है नागालैंड में वो क्या करती हैं, जितने भी हाउस होल्ड के की डिसीजंस होते हैं वो लेती हैं, है ना। वहां पर मेल नहीं, यहाँ पर फीमेल जो है वो क्या करती है, 99% यहाँ पे डिसीजन लेती हैं। अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया से कितना, ये 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, इंडिया का 5 टाइम्स ये कितना है, ज्यादा है नागालैंड का, ठीक है। तो देखिए डेटा कितना अच्छा, आपको देखने से कितना अच्छा लग रहा है कि सारी चीजें कितनी अच्छी, सारे बच्चे वहां पे पढ़ाई करने जा रहे, जितनी भी वुमेन्स है उनको यहाँ पे एजुकेशन मिल रही, सारी चीजें। बट यहाँ पर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें नागालैंड में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन का वो कितना है, बहुत ही ज्यादा कम है। हम यहाँ पर देखते हैं 1964 से 2018 तक में टोटल यहाँ पे कितने 14 असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं नागालैंड में। इस बीच में यहाँ पर एक भी सिंगल वुमेन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट नहीं हुई एमएलए के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिंगल वुमेन भी नहीं है एमएलए के लिए कि जो इलेक्ट हुई हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन को यहाँ पर पूरी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। पूरा सोशली अगर हम देखें, सोशली एंड इकोनॉमिकली वो क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्पावर्ड है, बट पॉलिटिकली उनको क्या है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हमें बहुत कम नजर आता दिखाई दे रहा। तो इसका एक मात्र आप कह सकते हैं द ओनली सॉल्यूशन इज क्या है कि आपको क्या लेकर आना होगा, रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। मतलब कि आपको जो पार्लियामेंट है, असेंबलीज है, वहां पर वुमेन के लिए क्या करना होगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होगा। अगर आप कोई भी, जैसे कि पार्लियामेंट है, कोई भी असेंबली है, वहां पर आप वुमेन के लिए यहाँ पे सीट को रिजर्व कर देते हैं, तो ये आपके लिए फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि हाँ वहां पर कोई वुमेन ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सोशली और इकोनॉमिक की बात नहीं हो रही कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सोशली इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, तो आप, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इवन 2023 में बात देखें तो 183 कैंडिडेट्स इन द फ्रे, ओनली 4 आर वुमेन। अगर हम 23 की बात देखते हैं तो इसमें कितने टोटल 183 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 वुमेन्स हैं। तो आप देख सकते हैं विमेन का यहाँ पे कितना कम रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है हमें, कहाँ, पॉलिटिकल स्फीयर में, ठीक है। तो हमें यही इंश्योर करना होगा। सिर्फ यहाँ पे स्टेट की बात नहीं हो रही, हम इंडिया की बात देखिए तो इंडिया में भी हमारे पार्लियामेंट में भी आप देखिए कितने कम वुमेन्स हैं, है ना। आप जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, विमेन में देखें तो हमें विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम दिखाई देता नजर आ रहा है। तो इसमें हमें बस आप यही कर सकते हैं कि क्या करिए आप विमेन के लिए, जैसे कि आप, हमने देखा है पंचायत में, जब पंचायत यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो उसमें हमने यहाँ पे क्या करके रखा है कि आपको क्या करना होगा, जो पंचायत होगी वो वुमेन इलेक्टेड होगी, कोई भी एक विमेन, तो हमने यहाँ पे रिजर्व कर दिया, तो वहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और जनरल जो असेंबलीज हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां भी हमें इंश्योर करना होगा विमेन का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक विमेन यहाँ पे पॉलिटिकल स्फीयर में नहीं आएंगी तब तक की जो विमेन के जो इश्यूज हैं, है ना, वो यहाँ पर सामने नहीं आएंगे। जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वो तब तक खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें पॉलिटिकल स्फीयर में नजर आता नहीं दिखाई देगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा आर्टिकल। नेक्स्ट हम मूव करें, हमारी नेक्स्ट न्यूज है ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आप सभी ने यहाँ पे देखा होगा कि जो ड्रग्स हैं उनका ऑनलाइन यहाँ पे सेलिंग की जाती है। देखिए, इन द अर्ली फरवरी द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पब्लिश्ड एटलीस्ट 20 कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा, वनजी, फ्लिपकार्ट, अपोलो फार्मेसी, इजी, अमेजन एंड रिलायंस नेटमेंट बाय इशूइंग देम अ शोकेस नोटिस फॉर सेलिंग मेडिसिन ऑनलाइन। इनको यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्या कर लिया है, पुल आउट कर लिया है, ये कहते हुए कि आप क्या करेंगे, जितनी भी ऑनलाइन मेडिसिन है उसको सेल नहीं करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जितनी भी कंपनीज है उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पुल्ड एटलीस्ट 20 कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा, 1mg, फ्लिपकार्ट, अपोलो फार्मेसी, अमेजन, रिलायंस, नेटमेड, issuing them a showcase notice for selling medicines online. This happened after All India Organization of Chemists and Druggists, a powerful lobby of over 12 lakh pharmacy, threatened or launch a countrywide agitation if government didn't act. ठीक है, तो इसमें यहीं पे ये बताया जा रहा है कि जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है, जितने भी, जैसे कि हम दवाई खरीदनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, है ना। हमारी जो फार्मेसी है वहाँ पर ड्रगिस्ट है उनके पास जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 12 लाख जो फार्मेसीज हैं, अगर हम पूरा देखें तो 12 लाख जो फार्मेसीज हैं उनको यहाँ पे थ्रेट किया है कि अगर आप ये सब नहीं रोकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को ये थ्रेट दिया है कि अगर आप ये ऑनलाइन जो ई फार्मेसी है इसको यहाँ पर बैन नहीं करते तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कोविड-19 के टाइम पे भी हमने देखा कि हमारा क्या था, लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए हमने क्या प्रेफर किया, ई फार्मेसी को यहाँ प्रेफर किया। हम ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और हमारे पास दवाइयाँ आ जाती थी। ठीक है, अब इसका तब से क्या हो गया, ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस अब किसको ज़्यादा दी जा रही है, ई फार्मेसी को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ये जो ई फार्मेसी है इसको गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, तो जो हमारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है वो उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जितनी भी 12 लाख फार्मेसीज हैं उनको थ्रेट किया है कि हम कंट्री वाइड यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। अब जैसे कि ठीक है, आपको यहाँ पे ई फार्मेसी में अच्छे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस मिल रहे हैं और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, नेगोशिएशन की यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पे बात की जा रही है लेस टाइम टेकिंग होता है, जो हमारा टाइम होता है और जो हमारे इफर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमें जाना है वहाँ पर लेकर आना है, वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं ऑनलाइन की अगर हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें इसमें कैशबैक भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी भी ड्रग का यहाँ पे कलेक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग है। ओके, अब यहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा ड्रग है तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या करते हैं यहाँ पे कैशबैक का ऑफर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें उसमें क्या हो जाए, आप फार्मेसी में जाएंगे तो आपको वो उसी रेट में मिलेगा, बट अगर हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उसमें हमें यहाँ पे कैशबैक भी मिल रहा है और डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो हम किसको प्रेफर करते हैं, ई फार्मेसी को यहाँ पर। मतलब कोविड-19 के बाद से इसकी जो प्रेफरेंस हो रही है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। ओके, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि कोई पर्सन है, अब उसके यहाँ पे घुटनों में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा पर्सन है जो कि डिसेबल है, वो यहाँ पे चल नहीं सकता कुछ भी, और उसको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे उसको ड्रग्स की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसकी, ट्रैवलिंग की, कि वो कैसे ट्रैवल करके जाएंगे और ड्रग को ले जाएंगे। तो वो क्या प्रेफर करेंगे, ई फार्मेसी को वो प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे वो ऑर्डर कर देंगे ऑनलाइन, तो उनके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो देखिए इसी के चलते यहाँ पे देखिए इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ यहाँ पे लॉस। अब लॉस किसको हो रहा है, जितनी भी हमारी केमिस्ट की जो आप कह सकते हैं शॉप है ना, केमिस्ट हैं और जो ड्रगिस्ट हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा इसके कारण यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने प्रोटेस्ट की बात करी और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई फार्मेसी है उसको वहाँ पर बैन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही पूरा, तो देखिए द ड्राफ्ट ई फार्मेसी रूल वर फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 2018। ये 2018 में ड्राफ्ट आ चुका था। द रूल वर फाइनलाइज्ड, पब्लिक कमेंट वर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑन द bring to being notified, but the proposal was abruptly shot into cold storage। ये 2018 में ही आ चुका था। ई फार्मेसी के जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो आ चुके थे, बट इसमें कोई भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि इसका जो मेन आप कह सकते हैं ई फार्मेसी का यूज़ है, वो मेन जब यूज़ कब से बढ़ा है, कोविड-19 के बाद से हमने ई फार्मेसी को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब देखिए आगे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाए, आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन। यहाँ पर आरबीआई का एक न्यू पायलट प्रोजेक्ट है, कॉइन वेंडिंग मशीन। जैसे कि हम एटीएम वगैरह से यहाँ पर हमें क्या मिलते थे, नोट्स मिलते हैं ना, पेपर नोट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, कॉइन वेंडिंग मशीन लगाया जाए जिसमें से हमें क्या मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, कॉइन्स का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन इन द सेंस मतलब जैसे कि क्या होता है, कई बार हमें यहाँ पर कॉइन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, जैसे कि 10 रुपीज़ की कॉइन है, 20 की कॉइन है, 1 है, 2 है, 5, ये हमारे यहाँ कॉइन्स है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या किया जाएगा, मतलब कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आरबीआई का कौन सा प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा,
कॉइन वेंडिंग मशीन। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज स्टेटेड दैट द एपेक्स बैंकिंग रेगुलेटर्स इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स वुड बी लॉन्चिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू एक्सेस द फंक्शनिंग ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। यहाँ पर क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन यहाँ पे आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे क्या मिल सकते हैं, कॉइन्स पूरे मिल सकते हैं। ये कॉइन वेंडिंग मशीन डिस्पेंस कॉइन्स विद द रिक्विसाइड अमाउंट बीइंग डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट यूजिंग यूपीआई। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, आरबीआई का पायलट प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज पायलट प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ पे पायलट से ऐसा नहीं कि आप उसको एयरलाइन से कनेक्ट कर दें कि जो एयर है उनसे रिलेटेड कोई भी। पायलट प्रोजेक्ट ये आरबीआई का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या मेनली हमें कॉइन वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। जो बैंक है उनके साथ एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें यहाँ पे कॉइन वेंडिंग मशीन को यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया शुड स्टिक टू द मिडिल पाथ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब नाउ आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यही हुआ है कि देखिए इंडिया ने एक बार फिर से, कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग का मामला आता है कि किसको आप साइड कर रहे हैं, इंडिया रशिया को साइड करेगा या फिर जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है यूक्रेन है उसको यहाँ पे साइड करेगा। ठीक है, तो इसी के चलते मतलब किसकी तरफ यहाँ पे लेगा। तो इंडिया हैज वंस अगेन abstained फ्रॉम वोटिंग इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन दैट कंडेम्स रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यहाँ पर इंडिया ने फिर से एक बार क्या कर लिया है, अपनी वोटिंग को एब्सटेंड कर लिया है। अब यहाँ पर क्या जरूरत है, हमें एक मिडिल पाथ की जरूरत है ना। तो इंडिया शुड स्टिक टू द मिडिल पाथ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पहले के टाइम पर अगर हम देखें, बिफोर द जब यहाँ पे यूएसएसआर और दो हमारा जो वर्ल्ड था वो बायपोलर था, एक तरफ यूएस था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, नॉन अलाइग मूवमेंट, हमने यहाँ पे नैम को अडॉप्ट किया था। मतलब हमने ये कहा था ना हमें यूएस की तरफ हम जाएंगे ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। ओके, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, देखिए उस टाइम पे हमारे पास ना तो पाकिस्तान की ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो, ना बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे हमारे पास, बट इतने ज़्यादा भी नहीं थे कि हाँ इतने थे कि हम उसको टैकल कर सकते हैं। ना हमारे पास ये जो चाइना, आज के टाइम पे देखिए चाइना जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो उस टाइम पर अगर हम देखें 1990s का जो एरा था, वहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई भी थ्रेट नहीं थे। ठीक है, बट जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा आपको आप कह सकते हैं डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। आज बाइपोलर नहीं है, आज यहाँ पे मल्टीपोलर है। चाइना अलग से बढ़ रहा है, पाकिस्तान अलग, यहाँ पे कभी भी ऐसा है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। ठीक है, अब देखिए चाइना को यहाँ पे काउंटर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, हमें यूएस की ज़रूरत है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें यूएस का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, रशिया हमारा एक बहुत ही आप कह सकते हैं ट्रस्टी पार्टनर है। रशिया क्या है, यूएस एक बार हमें धोखा दे सकता है, बट हमारे क्या है, रशिया के साथ जो रिलेशन है बहुत ही हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है। इवन इन डिफेंस टाइज में, हर एक चीज़ में आप कह सकते हैं हमारा जो रशिया है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, नो मैटर वॉट, है ना। सभी कंट्रीज एक तरफ से आप कह सकते हैं कि इंडिया के साथ उन्होंने अपने रिलेशन कट कर लिया, बट रशिया ने कभी ऐसा नहीं किया। तो देखिए हमें यहाँ पे एक मिडिल अप्रोच की ज़रूरत है। अब इंडिया क्या करता है आगे वो हमें नहीं पता, बट देखिए इंडिया को बस यही कहा जा रहा है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है यहाँ पर क्या है, मल्टीपोलर है। हमें यहाँ पे एक मिडिल पाथ की ज़रूरत है, जिससे के कारण हमारा क्या है, ना तो यूएस के साथ हमारा जो वेस्ट है उसके साथ हमारे रिलेशन यहाँ पे खराब हो, ना ही हमारे रशिया और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी हमें हमारे रिलेशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, ना ही हमारे उनके साथ हमारे रिलेशन खराब हो। ठीक है, तो इसमें मेरे लिए यही कहा जा रहा है कि देखिए India should opt for a multi-engagement, not multi-alignment, as some experts have suggested, for a multipolar world. Instead of being sucked into any bloc, it should aim to create a new pillars of the new order by engagement, any partnership, middle powers. अब इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक ब्लॉक में चले जाइए, आप यूएस के पास चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए या फिर रशिया के पास आ जाइए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, एक नया पिलर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें यहाँ पे मिडिल पावर्स, मतलब कि हमें जितनी भी पावर है मिडिल पावर्स है इनके साथ इंगेज करना होगा, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर को लेकर आ सकें। क्योंकि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान एक तरफ है, एक तरफ चाइना है, चाइना को काउंटर करना है तो हमें यूएस की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान भी कभी भी हमारे पर मतलब कि ऐसा है कि कभी भी वो क्या कर सकता है, हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो उसे भी हमें देखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक जैसे कि कह सकते हैं कि हम किसी एक ब्लॉक पर नहीं जा सकते। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है
इसरो सक्सेसफुल इन की टेस्ट फॉर इंडियाज थर्ड मून मिशन। यहाँ पे इंडिया का जो मून मिशन होने वाला है, थर्ड मून मिशन है हमारा इंडिया का, तो इसमें यहाँ पे की टेस्ट किया, छोटा सा यहाँ पे टेस्ट किया है, जिसमें यहाँ पे इसरो क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो क्रायोजेनिक इंजन दैट विल एम्पावर अ क्रूशियल स्टेज ऑफ LVM-3 लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान-3 पुट थ्रू फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट। यहाँ पे एक हॉट टेस्ट किया गया था चंद्रयान-3 के लिए, तो इसमें यहाँ पे इंडिया क्या रहा, इसरो मतलब सक्सेसफुल रहा। ओके, अब ये आगे यहाँ पे जब ये मिशन पूरा कंप्लीट होगा उसके बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोटोन बीम थेरेपी आउट ऑफ रीच फॉर मैनी विद कैंसर। ना यहाँ पे जैसे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे एक्सरे के लिए जाते हैं, है ना, एक्सरे के लिए जाते हैं। अब एक्सरे से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फॉर एग्जांपल ये लंग्स का हमें एक्सरे करवाना है, तो ये हमारे हो गए लंग्स, ठीक है, यहाँ पे एक्सरे कर, तो एक्सरे से क्या होता है, ये जो क्या, जैसे कि यहाँ पर हमें सिर्फ इसी लंग्स में यहाँ पे करना है, बट जो एक्सरे की लाइट क्या होती है यहाँ पे हमारे मतलब कि इस पूरे पार्ट में क्या हो जाती है, यहाँ पे फैल जाती है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इससे जो हमारे अदर ऑर्गन्स हैं, जो हमारी टारगेटेड सेल है उसका तो ठीक है हमें पता चल गया, बट जो हमारी टारगेटेड सेल नहीं है उस पर, उसको भी क्या कर देती है, एक्सरे उसको टारगेट कर देती है, जिसके कारण हमें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए इसी के अल्टरनेटिव्स में एक थेरेपी आई है जिसका नाम क्या है, प्रोटोन बीम थेरेपी। प्रोटोन बीम थेरेपी का मतलब ये है कि इसमें प्रोटोन होंगी, जो भी आपकी टारगेट सेल है जिसमें आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको आपको देखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, सिर्फ वो उसी को टारगेट करेगी, उसकी आसपास की जितनी भी मतलब नियर बाय जो सेल्स होंगी उसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये PBT जो प्रोटोन बीम थेरेपी ये आया है, इसमें मेनली किसको ट्रीट करने के लिए, ये जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर क्या है, एक ऐसी बीमारी, बहुत ज़्यादा कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और इंडिया में आप कह सकते हैं इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप एक ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, ये US जो बेस्ड है, US में ये थेरेपी लेकर आई है। अगर हम इसका कॉस्ट देखें तो देखिए कितना है, 1.2 करोड़ एज पर यूएस कितना चार्ज करता है इस थेरेपी के लिए, 1.2 करोड़। अब इसको ये कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए हम इसको कम करके कितना 5 से 30 लाख के बीच में लेकर आएंगे। बट क्या आपको लगता है यहाँ पर जो कैंसर का यहाँ पे पेशेंट होगा इंडिया में, कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे अफोर्ड कर पाएगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? इससे अच्छा वो चाहेगा कि हम मरी जाएं तो वो बेटर है, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब आप खुद ही सोच कर देखिए ना, 5 से 30 लाख कितना ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोटोन बीम थेरेपी के बारे में देखते हैं, ये क्या है। इन इंडिया इज मोस्ट वाइडली यूज टू ट्रीट हेड एंड नेक कैंसर एज वेल एज पेडियाट्रिक कैंसर्स। इट्स इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू ट्रीट स्पाइनल ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, स्कॉर्मा, ब्रेन ट्यूमर्स, प्रोस्टेट कैंसर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तो ये जो हमारे हेड कैंसर होता है, नेक में जो कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर्स है, ब्रेस्ट कैंसर्स है, इसको ट्रीट करने के लिए प्रोटोन बीम थेरेपी का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके कंडीशन कहाँ का देखें, कौन कौन सी, ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेस्ट कैंसर्स में, कैंसर इन चाइल्ड, आई मेलानोमिया, तो इन सारी जगह पर क्या होता है, ये जो प्रोटोन बीम थेरेपी है इनको ऑफन यूज किया जाता है। अब प्रोटोन बीम थेरेपी क्या है, फॉर कैंसर टू एम्प्लॉयड फॉर मैनी may be used if cancer persists or returns after normal एक्सरे रेडिएशन। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल एक्सरे रेडिएशन के कारण जो एक्सरे वो कैंसर होता है वो फिर से आ जाता है, तो ये प्रोटोन बीम थेरेपी का यूज़ करके यहाँ पे क्या किया जाएगा, कैंसर को ट्रीट किया जाएगा। इसके रिस्क क्या है, रिस्क की अगर हम बात करें, अप टू 60% लेस रेडिएशन कैन बी सप्लाइड टू हेल्दी टिश्यू अराउंड द ट्यूमर एंड मोस्ट केसेस। अब यहाँ पे एडवांटेजेस देख रहे हैं कि एक्सरे में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है तो एक्सरे के कारण यहाँ पे जो 60% जो हमारे अदर सेल्स हैं वो भी इसके इफेक्ट में आ जाते हैं। बट ये जो प्रोटोन थेरेपी है इससे क्या होगा, रेडिएशन कम फैलेगा, मतलब जो हमारा टारगेटेड सेल है, जैसे ये टारगेट सेल है, वो सिर्फ उसको ही यहाँ पर क्या करेगा, टारगेट करेगा, ठीक है। तो जो हमारी अदर सेल्स है वो यहाँ पर सेव होंगी, तो इससे जो टिश्यूज को डैमेज होने का, रेडिएशन के कारण जो टिश्यू डैमेज होती हैं वो यहाँ पे कम होंगी, ठीक है। पहला एडवांटेज हमने ये देख लिया। दूसरी बात करें तो इट में मेक इट पॉसिबल टू गिव ट्यूमर अ लार्ज रेडिएशन डोज। इट रेजेज अ लाइकलीहुड ऑफ द प्रोटोन थेरेपी डिस्ट्रॉइंग ऑल द ट्यूमर सेल्स टारगेटेड। अभी प्रोटोन थेरेपी के, जैसे कि आपने टॉर्च आप यूज करते हैं, टॉर्च को अगर आपने यूज किया तो वो क्या करता है, जो टारगेट पार्ट उसका देखा ऐसे लाइट होती है, ऐसे, हाँ, यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक वो शेडो बन जाता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कैसे से जो टारगेटेड सेल है उसको ही डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसका जो कॉस्ट है, रिक्वायर्स हाई स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ये प्रोटोन बीम जो
थेरेपी है, इसके लिए यहाँ पे इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। तो इंडिया के लिए इसको प्रोवाइड करना मेडिकल सेंटर में थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाएगा। इट कुड बी मोर एक्सपेंसिव देन एक्सरे रेडिएशन थेरेपी। और ये जो हमारी एक्सरे रेडिएशन थेरेपी है इससे बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे लोग हैं, आप कह सकते हैं जो स्मॉल मिडिल क्लास पीपल हैं, वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा व्हाट इज प्रोटोन बीम थ्योरी, है ना, प्रोटोन बीम थेरेपी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे चाइना अडॉप्ट अ प्लान फॉर रिफॉर्म पार्टी इन अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, आप सभी को बता दिया जाए कि चाइना यहाँ पे एक ड्राफ्ट लेकर आया है, प्लान लेकर आया है कि जिससे वो क्या करेंगे, सेंट्रल कमिटी में, प्लेनम सेंट्रल कमिटी, तो वहाँ पे क्या लेकर आए, ड्राफ्ट लेकर आए जिसमें वो क्या करेंगे, उनके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जितने भी स्टेट के उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उनमें रिफॉर्म की बात करी गई है। उन्होंने कहा कि हमें टाइम टू टाइम क्या करनी चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए, इसीलिए वो एक ड्राफ्ट लेकर आए हैं जिसमें यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, है ना, जो डीपन उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको रिफॉर्म किया जाएगा। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि एफर्ट्स आर नीडेड टू डीपन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन की एरियाज एंड इंश्योर द पार्टीज लीडरशिप ओवर सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर यहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत है और जो पार्टी की लीडरशिप है सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन की तरफ, उसको इंश्योर करने के लिए हमें ये रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सिर्फ इसमें इतना हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे। फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडोवर्स न्यूज एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, नाउ दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।